आज हम बात करेंगे कि मध्य पूर्व में छाए युद्ध के काले बादलों की 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया जिसने पूरे दुनिया को चौंका दिया। तबरीज से लेकर तेहरान तक इजराइल ने ईरान की सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है कि यह हमला क्यों हुआ? ईरान का कौन सा हथियार इजराइल को इतना डराता है कि क्या यह तनाव पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक देगा? और क्या मुस्लिम देश इस बार एकजुट होकर इजराइल का मुकाबला करेंगे? आइए इस जटिल मुद्दे को शुरू से अंत तक समझते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। ईरान का मानना है कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद ए अक्सा और मुस्लिम दुनिया को शान को चोट पहुंचा रहा है। तो दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इस तनाव के केंद्र है। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब आयतुल्लाह खोमेनी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनाया। और 2000 के दशक तक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की तकनीक हासिल कर ली, जो परमाणु हथियार बनाने का पहला कदम है। नातांज और फोर्डो जैसे परमाणु केंद्रों में ईरान ने हजारों सेंट्रीफ्यूज लगाए जो यूरेनियम हथियार ग्रेड तक पहुंचा सकते हैं। इजराइल का डर यह है कि अगर ईरान परमाणु बना लेता है तो वह न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व में हावी हो सकता है। इजराइल ने पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया। 2010 से 2020 तक मोसाद ने कई ईरानी वैज्ञानिकों को हत्या की, जिनमें से मोहसिन फखरुज़ादेह जैसे बड़े नाम शामिल थे। 2018 में इजराइल ने ईरान की परमाणु दस्तावेज चुराकर दुनिया को दिखाया कि ईरान गुप्त रूप से हथियार बना रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने अपने कार्यक्रम को जारी रखा। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग शील्ड शुरू की और 200 से ज़्यादा F-35 और F-16 फाइटर जेट्स ने ईरान के 6 प्रमुख ठिकानों पर हमला किया। तबरीज हवाई अड्डा और नातांज परमाणु केंद्र और फोर्ड अनुसंधान सुविधा और तेहरान के सैन्य अड्डे और निशाने पर थे। इस हमले में 78 लोग मारे गए, जिनमें से 20 रिवोल्यूशन गार्ड्स के कमांडर थे और 6 परमाणु वैज्ञानिक और कई नागरिक शामिल थे। घायलों की संख्या 300 से ज़्यादा बताई जा रही है। इजराइल का दावा है कि यह हमला प्रीएम्प्टिव था, यानी ईरान के हमले की योजना को नाकाम करने के लिए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने ईरान की परमाणु और सैन्य ताकत को ऐसा झटका दिया है कि जिससे वह सालों तक नहीं उबर पाएगा। लेकिन इस हमले ने ईरान की बुनियादी ढांचा को भी नुकसान पहुंचाया। तबरीज में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई और तेहरान की रिहायशी इलाकों में इमारतें ढह गई है। ईरान ने इस हमले की जवाब देने में देरी नहीं की और 24 घंटे के भीतर ईरान ने 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर दागे हैं। तेल अवीव, हाइफा और दक्षिण शहरों में सायरन बजने लगी, लेकिन इजराइल की आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे रक्षा तंत्रों ने 90% हमलों को नाकाम कर दिया। फिर भी तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में कुछ मिसाइलें गिरी, जिनमें 3 लोग मारे गए और 40 से ज़्यादा घायल हो गए। इसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो भी है। ईरानी कमांडर मेजर और जनरल मोहम्मद राजा ने दावा किया है कि हमने इजराइल के 3 प्रमुख एयरबेस और नेवतीम, तेल नौफा और अवादा को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तेल अवीव की तस्वीरें तो सामने आ रही है, लेकिन इन एयरबेस की तबाही की खबर इजराइल दबा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हुई है। इस तनाव की एक बड़ा कारण फिलिस्तीन का मुद्दा है। ईरान ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया। वह हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक
जिहाद जैसे संगठनों को हथियार और फंड देता है। ईरान का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद-ए-अक्सा को खतरे में डाला है। तो दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ईरान इन संगठनों के जरिए उसे अस्थिर करना चाहता है। तब पिछले 2 सालों में गाजा में इजरायली हमलों ने हजारों लोगों की जान ली। ईरान का कहना है कि वह गाजा की तरह इजराइल को तबाह कर देंगे, लेकिन इजराइल ने इन हमलों को आत्मरक्षा बताया और दुनिया के समर्थन मांगा। अब जब ईरान ने जवाबी हमला किया तो इजराइल पूरी दुनिया के सामने पीड़ित बनकर रो रहे हैं और इस हमले के बाद मुस्लिम देशों ने ईरान का समर्थन किया। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल का हमला मध्य पूर्व की शांति के लिए खतरा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। तुर्की, कतर और ओमान ने भी इजराइल का निंदा की। यह पहली बार है कि जब सऊदी अरब और ईरान इतने बड़े करीब देख रहे हैं। 2023 में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे और अब वे एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि समर्थन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा। अरब देशों ने पहले भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर बड़ी बात की, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए। ईरान अकेला ऐसा देश है जो इजराइल और अमेरिका से टक्कर ले रहा है। अगर मुस्लिम देश एकजुट हो जाए तो इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ सकता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इजराइल के समर्थन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा हक है, हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ रूस, चीन और उत्तरी कोरिया ने इजराइल की निंदा की और भारत ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की। अमेरिका की भूमिका इस तनाव में सबसे अहम है। इजराइल को हथियार और आर्थिक मदद देने वाले अमेरिकी इस युद्ध में सीधे शामिल हो सकता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो वह होर्मुज़ की खाड़ी में अमेरिका की जहाज़ों पर हमला करेगा, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इस तनाव के बीच सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैल रही है। कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया है या इजराइल ने उसके सभी फाइटर जेट को नष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने इजराइल की F-35 3 फाइटर जेट को मार गिराया है जो बम्बर थे। जो अरबों रुपया कीमत है एक फाइटर जेट की, जो इजराइल ने अपने 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने हमले की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। एलन मस्क की स्टारलिंक ने भी इस तनाव में एंट्री ली। ईरान में इंटरनेट बंद होने के बाद स्टारलिंक ने वहां अपनी सर्विस शुरू की। कुछ का मानना है कि यह ईरान में अस्थिरता फैलाने की साजिश है ताकि लोग सरकार के खिलाफ बगावत न करें। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तनावपूर्ण युद्ध में बदल सकता है। इजराइल ने इस युद्ध का ऐलान बताया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। अगर ईरान अपने प्रॉक्सी समूह जैसे हुती, हिजबुल्लाह को सक्रिय करता है तो यह संघर्ष लेबनान, यमन और सीरिया तक फैल सकता है। तेल की कीमत पहले $100 प्रति बैरल की पार पहुंच चुकी है और यह युद्ध हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। लेकिन यह क्या कूटनीतिक इस युद्ध को रोक सकती है? संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से बातचीत की अपील की है, लेकिन इजराइल और ईरान दोनों पीछे हटने के तैयार नहीं है। दोस्तों, यह तनाव सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ फिलिस्तीन की आज़ादी, मस्जिद-ए-अक्सा की शान और मध्य पूर्व के भविष्य का सवाल है। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर हमला करके 20 कमांडर, 6 वैज्ञानिक और कई नागरिक मारा। जवाब में ईरान ने 200 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मुस्लिम दुनिया इस बार एकजुट होगा? सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने ईरान का साथ दिया, लेकिन क्या सिर्फ बयानबाजी करेगा या इजराइल को सबक सिखाएंगे? क्या आप सोचते हैं क्या ईरान को इस मुश्किल वक्त में मुस्लिम देश का साथ मिलना चाहिए? क्या यह युद्ध रुकेगा या मध्य पूर्व को तबाही की आग में झोंक देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।